हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर का, जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो और यहीं से मोस्टली हो सकता है आपके क्वेश्चन आएंगे। डीयू रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा करें। यानी कि लोकतंत्र का विचार कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, आपको संक्षेप में बताना है। याद रखिएगा, मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं, आपको इसको एक्सप्लेन करके और बड़ा लिखना होता है। और क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हो सकता, बट ये जो की पॉइंट्स हैं इससे आप अपने आंसर जरूर बना सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाते हैं। सो लोकतंत्र की अवधारणा जो है, इसका बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है। इसका विकास जैसे सदियों तक होता रहा। ये लोकतंत्र वर्ड की जो उत्पत्ति है, ये प्राचीन ग्रीस के अंदर, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी के अंदर एथेंस के जो उस टाइम पे नगर राज्य हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, वहां पर लोकतंत्र आया था। तो शब्द लोकतंत्र जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस से आया है, जिसका मतलब होता है लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है शासन या शक्ति, लोगों का शासन है ना, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। एथेंस लोकतंत्र में होता क्या है भाई, आप अपने द्वारा जो चुने गए नेता होते हैं, आप वोट डालते हो, नेता को चुनते हो, नेता आपके लिए काम करता है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और नेता भी आप में से कोई बनता है, आम लोग ही बनते हैं। एथेंस के अंदर, एथेंस एक पुरानी जगह का नाम है, ठीक है। तो लोकतंत्र का विचार जो होता था वो क्यों आया, क्योंकि अत्याचारी शासन प्रणाली होती जा रही थी, बहुत राजा अत्याचार करते थे, तो इसलिए फिर लोकतंत्र का विचार आया कि लोकतंत्र आना चाहिए। और एक नाम है यहाँ पे क्लिस्थनीज, जिन्हें अक्सर एथेनियन लोकतंत्र का जनक कहा जाता है या एथेनियन लोकतंत्र का पिता। वो जो है 508 ईसा पूर्व के आसपास राजनीतिक सुधार करना चाहते थे एथेंस के अंदर। वो चाहते थे, एथेंस का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई यहीं से लोकतंत्र शब्द निकलता है। और वो चाहते थे कि जो ये अत्याचार है ये खत्म हो लोगों के ऊपर। इन सुधारों के अंदर क्या है कि मतलब ये निर्णय लेने के लिए एक ये डिसाइड हुआ, 500 नागरिक होंगे जो एक कमेटी टाइप से बनाएंगे, एक परिषद बनेगी, काउंसिल बनेगी 500 लोगों की, नागरिकों की। और यहीं पे एक्लेशिया की शुरुआत होती है। एक्लेशिया क्या है, यहीं एक ये जो कमेटी सी बनी थी। तो होता क्या है, ये जो नागरिक थे ना, इसमें अब एक बात याद रखना, सारे पुरुष थे, इसके अंदर कोई महिला नागरिक नहीं थी। यानी कि अब इनको क्या करना था, अपने राज्य को चलाने के लिए 500 लोगों की एक काउंसिल बनानी थी, सारे उसमें पुरुष होंगे और वो फिर वहां पे निर्णय लेकर कानून बनाएंगे। यहां से लोकतंत्र की स्टार्टिंग होती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि एथेनियन जो लोकतंत्र था वो सर्वव्यापी नहीं था, मींस हर कोई इसमें शामिल नहीं होता था। इसमें महिलाएं नहीं होती थी, इसमें दास लोग जो नौकर चाकर होते हैं वो नहीं होते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ वयस्क पुरुष होते थे, 18 साल से ऊपर वाले पुरुष, ओनली एडल्ट मेल्स। ये याद रखना, लोकतंत्र तो था लेकिन सार्वभौमिक नहीं था, सभी लोगों को अधिकार नहीं होता था। लोकतंत्र का विचार धीरे धीरे कई कालखंडों में धीरे धीरे और विकसित होता है। और रोमन साम्राज्य या रोमन गणराज्य आप अगर देखोगे, वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं था। इसमें क्या है, प्रतिनिधि शासन थोड़ा सा होता था। फिर धीरे धीरे जब मध्यकाल का टाइम आता है तो यूरोप के जो समाज के लोग थे उन्होंने बैठक करनी शुरू करी, सांप्रदायिक निर्णय लेने स्टार्ट करे धीरे धीरे, कि सभी लोगों को इकट्ठा करो, डिस्कस करो, फिर उसके बाद निर्णय लो। यूरोप तक ऐसे धीरे धीरे लोकतंत्र का विचार जो है वो जाने लगता है। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय का टाइम आता है। आपने पुनर्जागरण काल पढ़ा होगा कभी ना कभी। पुनर्जागरण मींस इटली और यूरोप के ज्यादातर लोग दोबारा किस तरीके से जागृत हुए, पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए, उनकी संस्कृति अच्छी हो गई, उनकी बहुत वहां पे विकास होने लगा। इस टाइम पर बहुत लोकतंत्र का विचार और अच्छे से सामने आया लोगों के। बहुत कुछ विद्वान हुए, जॉन लॉक, जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़े बड़े अपने विचार रखे और इन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से, हमारे को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, सरकार की शक्तियों का भी बंटवारा होना चाहिए, सारी शक्ति एक ही राजा के पास नहीं होनी चाहिए।
फिर धीरे धीरे 18वीं सदी का अंत आते आते संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई, यूएसए पहला लोकतांत्रिक वो गणराज्य बना। पहला, हमारे मॉडर्न दुनिया का पहला कोई देश जिसने लोकतंत्र अपनाया वो अमेरिका है। अमेरिका का संविधान विशेष रूप से अधिकारों को बताता है, बहुत सारे अधिकार हैं, स्वतंत्रता है उनके संविधान में, लोकतांत्रिक शासन है, लोग चुनते हैं वहां के प्रेसिडेंट को। एक वो मॉडल बन गया सभी देशों के लिए, अब सभी लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं को, अल्पसंख्यक अधिकारों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होता है, कई बारी पहले नहीं होता था ये, तो धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चले, मताधिकार के लिए आंदोलन, तो वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हुए। कई देशों ने वोट डालने का अधिकार दिया अपने वहाँ की महिलाओं को। लोकतंत्र का विचार इस तरीके से विकसित होता है, धीरे 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 ये चीज आगे बढ़ती है। जब वो गुलामी और ये दास प्रथा खत्म हुई, दासों को भी फिर वो राइट मिलने लगा वोट डालने का, सो उपनिवेशवाद खत्म होने लगा, ये सब है। सो आज आप देखोगे कई मॉडल और कई प्रथाओं के साथ लोकतंत्र का जो शासन है वो चलता है, दुनिया भर में इसको मान्यता प्राप्त है। सबसे पसंदीदा शासन प्रणाली मानी जाती है लोकतंत्र आज की डेट में। यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे अधिकार जो होते हैं उसके बीच संतुलन बनाया जाता है कि जो लोग हैं सभी को प्रॉपर अधिकार मिले, अल्पसंख्यकों को अनदेखा ना किया जाए। और धीरे 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 कि इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा जो मैंने आपको बताया। कई चुनौतियां आई, कई बार लोकतंत्र ने अपना रूप बदला। जैसे पुराना लोकतंत्र था उसमें बस पुरुष पुरुष होते थे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। यूरोप के समाज के सभी लोगों ने फिर वो बैठक करना स्टार्ट करी, 500 लोगों की मीटिंग होने लगी। फिर धीरे धीरे वो और आगे विकसित हुआ, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का काल आया, कई और विद्वान हुए, लोकतंत्र की परिभाषा और अच्छे से दी। फिर धीरे धीरे महिलाओं को अधिकार मिला, ऐसे लोकतंत्र आया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक धारणाओं के बीच अंतर करो। अब आपको बताना है पुराना लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक धारणाएं लोगों द्वारा शासन के मूल विचार को साझा करती हैं ना, यानी कि दोनों में मेन जो कोर है वो एक ही है, सेंट्रल आइडिया दोनों का सेम है कि लोगों का शासन होगा, बट थोड़ी बनावट अलग होती है। प्राचीन लोकतंत्र में जैसे एथेंस में, रोम के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था जहां नागरिक खुद निर्णय लेते थे। समझ रहे हो, नागरिक खुद निर्णय लेते थे। आज नागरिक खुद निर्णय नहीं लेते, नागरिकों द्वारा चुने गए नेता निर्णय लेते हैं, ये डिफरेंस है सबसे पहला। और होता क्या था, महिलाएं नहीं थी लोकतंत्र में शामिल, दास नहीं होते थे, और ये इस तरीके से बहुत छोटा पैमाना था। धीरे धीरे विपरीत में देखोगे, अपोजिट में आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, आपके लिए कानून बनाते हैं। नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए किनको चुनते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। बहुत बड़ी आबादी शामिल होती है, वोट डालने जाती हैं, स्त्रियां भी होती हैं, दास भी होते हैं, पुरुष महिला हर कोई इसमें शामिल होता है आज की डेट में। और इसके अलावा आधुनिक लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे ऑनलाइन वोटिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। डिजिटल नागरिक जो है सक्रिय होते जा रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, डिजिटल वोटिंग भी होती है, ईवीएम का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। तो अब चुनाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, नागरिक और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। जबकि लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो तो यही कहता है कि लोगों का शासन हो, लोग उसमें अपना निर्णय लें, कोई एक ताकत लोगों को ना चलाए, सभी लोग मिलकर समाज को चलाएं, ये बात है। अगला प्रश्न है, सहभागितापूर्ण और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो सहभागितापूर्ण में क्या होता है, इसकी विशेषताएं पहले आपको बताता हूं, फिर मैं आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा। तो सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में समावेशिता होती है, पार्टी में सभी को आमंत्रित किया जाता है। सहभागी लोकतंत्र का मेन लक्ष्य यही होता है कि जो आपको निर्णय लेना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों उसमें। प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, ये मेनली क्या होता है, ये सिर्फ देखने का खेल नहीं है, आप बैठ के देख रहे हो और लोग निर्णय ले रहे हैं। यहाँ लोगों को केवल प्रतिनिधियों के लिए मतदान नहीं करना होता, बल्कि लोगों को खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में, ठीक है। खुला संचार होता है, पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा होती है। जो भी सूचना होती है वो स्वतंत्र रूप से सभी एक दूसरे को बताते हैं, बहुत क्लियर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है। और सामुदायिक जुड़ाव होता है। सहभागी लोकतंत्र में समुदाय के लोग, सभी समाज के लोग निर्णय लेते हैं मिलकर, विचार विमर्श बहुत होता है।
ये सिर्फ मतदान के बारे में नहीं है कि वोट डाला और खत्म। यहाँ मुद्दों पर चर्चा होती है, विचार होते हैं, लोग अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। और है सशक्तिकरण, यहाँ लोगों की शक्ति को दिखाया जाता है कि आपके पास क्या शक्ति है। सहभागी लोकतंत्र जो होता है वो लोगों को बताता है, लोगों के निर्णयों पर सीधा प्रभाव डालने का अधिकार देता है कि आप जो लोग मिलकर डिसीजन लोगे, आपके जीवन पर इसका निर्णय आपको दिखेगा, असर दिखेगा। लचीली संरचना, इसमें क्या होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो स्थानीय सामुदायिक स्तर पर हो या बड़े पैमाने पर हो, सहभागी लोकतंत्र बहुत लचीला होता है, सभी लोग अपनी अपनी बातों को आगे रखते हैं। वहीं अब अगर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें, प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपनी ओर से नेता को चुनता है। जैसे आप इंडिया में देखते हो, आपके यहाँ पर वोट होता है, आप जाते हो इलेक्शन में, वोट डालते हो, नेता के नाम का नेता को चुनते हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, नेता आपके लिए काम करता है। तो ये होता है निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, नागरिक ऐसे व्यक्तियों को चुनता है, मतदान करता है, जो उनका प्रतिनिधि होता है, उम्मीदवार होता है, किसी भी स्थान का, क्षेत्र का या राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। समय समय पर चुनाव होता है, यानी कि प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बने रहें, इसलिए भाई समय समय पर चुनाव कराया जाता है। ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम किसी को नेता बना दो कि वो मुड़कर आए ही ना आपको पूछने। यहाँ क्या होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, सही से नहीं काम करेगा तो किसी और को चुन लेगी जनता। सो इस वजह से कानून का शासन होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है आमतौर पर कानून का शासन, जहां कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, निष्पक्ष रूप से सभी को चुनाव में शामिल होने का अधिकार होता है। शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं और न्यायिक शक्तियां होती हैं, एक बंटवारा रहता है कि हमारे देश में भी न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, 3 भाग होते हैं सरकार के, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग सरकार और बाकी सभी प्रतिनिधि काम करते हैं ताकि संतुलन बना रहे और किसी एक के पास ज्यादा शक्ति ना हो, इस वजह से 3 भाग बनाए हुए हैं सरकार के। राजनीतिक बहुलवाद होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में अनेक पार्टियां होती हैं, अनेक नेता होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, जिससे और अच्छा लोकतंत्र बनता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उम्मीद की जाती है कि चुनाव स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष होंगे, नागरिक बिना किसी के दबाव या हेर फेर के अपनी इच्छा के लिए जाएंगे, जिसको वो पसंद करते हैं उसको चुनेंगे। राजनीतिक जवाबदेही होती है, जो भी नेता चुना जाता है वो जवाबदेह होता है, उसको आंसर देना पड़ता है, ठीक है, नागरिकों के लिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो अगले चुनाव में नए नेता वो चुन लेंगे जो लोग हैं। नागरिकों की भागीदारी ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार नागरिकों के पास होता है, मतदान करना, ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग हैं वो भाग लेते हैं और इस वजह से नागरिकों की वैल्यू बहुत होती है। भारत में मीडिया और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच संबंधों पर चर्चा करें। तो अब यहाँ पर हमें समझना है मीडिया और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या संबंध है। सो भारत में मीडिया और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच संबंध थोड़े जटिल हैं। एक और मीडिया जनता को एक तरीके से ये दे सकता है कि जनता की राय को दिखाता है, जो नेता होते हैं उनकी जवाबदेही बढ़ाने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मीडिया उनसे सवाल पूछता है। दूसरी ओर मीडिया कुछ गलत सूचनाएं, भ्रामक जानकारी भी फैला सकता है, जिससे बहुत गलत असर भी पड़ सकता है लोकतंत्र के ऊपर। भारत में मीडिया जो है आप देखोगे कई भाषाओं में है, ठीक है। पारंपरिक मीडिया, पुराना मीडिया जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविजन, धीरे धीरे तेजी से डिजिटल मीडिया की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, जबकि और भी विविधता आ रही है मीडिया में, मैगजीन्स वगैरह भी होती हैं। सो आप जब अलग अलग माध्यम में मीडिया देखते हो तो अलग अलग दृष्टिकोण आप देखते हो, ठीक है। और बहुत बारी चिंता भी होती है कि मीडिया जो है वो गलत हेर फेरी ना कर दे, गलत खबरें ना छाप दे ऑनलाइन या ऑफलाइन। मीडिया जानकारी प्रदान करता है, बहस की सुविधा देता है, यानी कि डिबेट होती है, आपने देखा होगा रोज शाम को नेता लोग आते हैं, डिबेट करते हैं मुद्दों पर, और निगरानी रखता है नेताओं के ऊपर, पार्टियों के ऊपर जो मीडिया होता है। सो नागरिकों को ये सशक्त बनाता है। कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर मीडिया आउटलेट्स किसी एक विशेष पार्टी के लिए भी काम करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। बायस्ड होते हैं, भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, मीडिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं। सोशल मीडिया का जब उदय हो रहा है तो फेसबुक, ट्विटर, जिसको आज एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी और ज़्यादा नेता लोग अपना प्रचार करने लगे हैं, लोगों से जुड़ने लगे हैं, अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं। और इसके अलावा प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदाता को अच्छी सूचना, सही सूचना मिलना बहुत ज़रूरी है। गलत सूचना मिलेगी तो मतदाता किसी भी नेता के लिए गलत विचार रख सकता है मन में। सटीक जानकारी देना मीडिया की पहली भूमिका बन जाती है।
मीडिया की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, उसकी जिम्मेदारी उसको समझना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। अंततः अगर मैं बताऊं तो भारत में मीडिया और प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। खुला संवाद, मीडिया साक्षरता की पहल और नैतिक पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप अच्छे से बातचीत करें, लोगों को मीडिया की जानकारी हो, लोग समाचार देखें, समाचार पत्र पढ़ें, इसी से हमारा लोकतंत्र अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में विविधता में एकता की अवधारणा की व्याख्या करें। तो विविधता में एकता बहुत ही एक सुंदर टॉपिक है, ठीक है। विविधता में एकता एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सांस्कृतिक बहुलवाद की बात होती है कि भारत जो है इसमें कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, ठीक है। हर कोई अपनी परंपरा को, अपनी कलाओं को फॉलो करता है। होली, दिवाली, कई ऐसे रंगीन त्योहार होते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कई हमारे नृत्य होते हैं। ये कई संस्कृतियां होती हैं जहां पर भारत एक करके रहता है इन सभी को। धार्मिक सद्भाव, भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, कई धर्मों के लोग रहते हैं। धार्मिक विविधता के बावजूद भी लोग एक दूसरे को अच्छे से प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, सभी त्योहारों को मनाते हैं। और भाषाई विविधता पाई जाती है। भारत एक भाषाई रूप से भी बहुत विविध देश है। सैकड़ों भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। हिंदी हो, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी लोग रहते हैं। और ऐतिहासिक बात करूं तो भारत का इतिहास भी कई राजवंशों का रहा है। कभी हिंदू राजा आए, कभी मुस्लिम राजा आए, और कई सभ्यताएं हुई। सभी की कल्चर भारत में आती गई, सभी का स्थापत्य, बिल्डिंग बनाने की कला, उनकी कल्चर, उनकी कलाएं भारत को धीरे धीरे डाइवर्स बनाती हैं, विविध बनाती हैं। वैरायटी आई भारत के अंदर। सामाजिक बात करूं तो भारत में सामाजिक संरचनाएं भी हैं। यहाँ पर कई समुदायों में लोग बटे हुए हैं, कई जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है। फिर भी इनके बावजूद एकता की अवधारणा रहती है, लोग एक होकर रहते हैं। लोग समाज में समानता चाहते हैं, लोग चाहते हैं सभी हम मिलजुल कर रहें। लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो विविधता में एकता को दर्शाती है कि सभी लोग मिलकर एक नेता को चुनते हैं, सभी बराबर, कोई धर्म की बात नहीं करता ज़्यादा। और कई पृष्ठभूमि के लोग आते हैं जो जो लोकतंत्र में भाग लेते हैं, जी ठीक है, जिससे सभी लोग खड़े होते हैं। जैसे जब मतलब कोई हिंदू नेता खड़ा हो रहा है तो जरूरी नहीं है जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो उसको वोट ना डाले, वो डाल सकता है अगर उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ऐसा ही अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो हो सकता है कि उसको भी वोट मिले। सो ये बातें हैं। फिर है राष्ट्रीय एकता। क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई कितनी भी विविधता हो, बट राष्ट्रीय पहचान क्या है? इंडियन, भारतीय, जो भारत के लोगों को एक जोड़ती है। ये जो एक साझा हमारी पहचान है, ये जो हमारा राष्ट्रीय गान हम गाते हैं, ये जो हमारा तिरंगा है, ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इससे हम अपनी एकता की भावना को और अच्छे से फील कर पाते हैं, देशभक्ति आती है। आर्थिक विविधता है, भारत आर्थिक रूप से भी अलग है। आर्थिक क्रियाएं लोग अलग अलग करते हैं, कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। सो ये भारत की डाइवर्सिटी है। अगला प्रश्न है, विविधता क्या है? लोकतांत्रिक ढांचे में ये क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? विविधता के ऊपर एक और प्रश्न ये आ सकता है। तो विविधता का तात्पर्य होता है किसी भी समूह, समुदाय या समाज के भीतर अलग अलग प्रकार के वैरायटीज होना। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक खाने की थाली है, उसमें राजमा है, उसमें चावल है, उसमें आलू है, उसमें गोभी है, उसमें शाही पनीर है, उसमें लस्सी है, उसमें रोटी है, उसमें तंदूरी नान है। वैरायटी है ना, एक जैसा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। ऐसे ही हमारे देश में जो है नॉर्थ इंडियन लोग हैं, साउथ इंडियन हैं, गुजराती हैं, राजस्थानी लोग हैं, बंगाली लोग हैं, है ना, अलग अलग संस्कृति। यही तो हमारी वैरायटी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, जब विविधता होती है तो समाज समृद्ध होता है, किसी एक का दबदबा नहीं होता, ठीक है, किसी एक के पास सारी शक्तियां नहीं जाती। लोकतंत्र में तो खासकर ये होता है कि लोग अगर विविधता होगी, अलग अलग विचार पता चलेंगे, अलग अलग डिमांड्स पता चलेंगी, लोगों की अलग अलग समुदाय के लोगों की, अलग अलग जाति के लोगों की क्या डिमांड है। और दूसरी ओर अगर आप देखो, विविधता जो होती है वो सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ाती है। जहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के व्यक्तियों को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनकी पहचान का सम्मान किया जाता है, तो इससे अपनेपन की भावना बढ़ती है, एकता की भावना और बढ़ती है। एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें विविधता होती है, जहाँ नागरिकों को अच्छा फील होता है, जहाँ नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाएं जैसे वोट डालना वगैरह, चुनाव लड़ना, ये शामिल होते हैं।
अंत में बताऊं तो विविधता जो है वो भेदभाव और सत्ता के संकेंद्रण के खिलाफ होती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर एक ही जाति के लोग होंगे तो क्या होगा, सत्ता एक ही जाति के पास चली जाएगी सारी। अगर वहीं अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, वैरायटी होगी, तो सत्ता किसी एक धर्म के पास नहीं जाएगी, सभी के पास रहेगी। ये बात होती है। सो जब एक विविधता वाला समाज होता है सो वहां सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता, अच्छे से न्याय रहता है समाज में, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी अच्छी रहती हैं। अगला प्रश्न है, विचारशील लोकतंत्र की अवधारणा को बताना है क्या होता है और ये किस प्रकार से इसकी सहभागी प्रकृति है वो आपको बताना है। सो विचार विमर्श लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। निर्णय लेता है अगर कोई भी तो विचार विमर्श करता है, चर्चा करता है, तर्क वितर्क करता है। और लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श वाला लोकतंत्र जब आ जाता है तो इससे ध्यान केवल मतदान के माध्यम से व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के एकत्रीकरण पर नहीं बल्कि विचार विमर्श की प्रक्रिया बहुत जरूरी हो जाती है। मीन्स सिर्फ ये नहीं वोट डाल के आ जाना है, मीन्स ऐसा लोकतंत्र हो जहां लोगों के विचारों को सुना जाए, लोगों के विचारों का सम्मान हो। जैसे सूचित विचार विमर्श, जैसे जो भी लोग होते हैं वो चर्चा करें, ठीक है, जानकारी को जाने, अलग अलग एंगल से देखें किसी टॉपिक को, अलग अलग दृष्टिकोण से समझें। समावेशिता यानी कि विचार विमर्श लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का एक प्रकार है, ठीक है। सो विचार विमर्श लोकतंत्र में विभिन्न व्यक्ति आते हैं, भागीदारी लेते हैं, पार्ट लेते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया का पार्ट बनते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना दृष्टिकोण बताते हैं। समानता, प्रतिभागियों को आमतौर पर विचार विमर्श प्रक्रिया में समान माना जाता है। जितने भी लोग शामिल हो रहे होते हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति उनकी कुछ भी हो लेकिन सबकी बात को सुना जाता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है। सार्वजनिक तर्क, निर्णय जो होता है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बजाय सार्वजनिक, यानी कि आप अपनी पर्सनल फायदे देखते हुए वहां पर निर्णय नहीं लेते हो, समाज के बारे में सोचते हो। और सम्मानजनक संवाद होता है, जब भी इसमें निर्णय लिया जाता है बातचीत होती है, डिबेट होती है, एक दूसरे की आपको बात सुननी पड़ती है, बहस भी होती है तो रचनात्मक होती है, बदतमीजी वाली बहस नहीं होती। सो व्यक्तिगत कोई पर्सनल किसी पर हमले नहीं करता। और चिंतनशील परिवर्तन, यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर जो भी प्रतिभागी आते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि मतलब भाई एक समाज में जो बुराइयां हैं, जो देश के अंदर कुछ बदलाव लाना है, क्या परिवर्तन लाना है, क्या हमें सोचना चाहिए, उस पर बात होती है। सुविधा, यानी कि विचार विमर्श की प्रक्रिया में अक्सर सुविधा प्रदान करने वाले शामिल होते हैं, यानी कि जो ये देखते हैं कि जो चर्चा हो रही है वो मुद्दे पर हो, जो लोग नज़र में देखते रहते हैं कि हाँ भाई जिसकी नज़र में ये विचार विमर्श होता है, इसके लिए भी अपॉइंट किए जाते हैं कुछ लोग कि सभी को बोलने का मौका मिले, जो पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे। पहुंच की बात करें तो ये विचार विमर्श लोकतंत्र जो होता है इसमें किसी की भाषा का बैरियर नहीं आना चाहिए, ऐसी भाषा यूज हो जो सभी समझें। शिक्षा का बैरियर ना हो कि भाई जो बहुत पढ़ा लिखा है वो ही इसमें आएगा, और भौतिक जो कुछ पैसा या धन दौलत ये ना देखा जाए, सभी नागरिकों को मौका दिया जाए, सुलभ हो, तरीका आसान हो बातचीत करने का। सो विचार विमर्श लोकतंत्र एक राजनीतिक पोटलक की तरह होता है, यानी कि एक पोटली की तरह है जहां पर आप आओ, अपने विचार लाओ, मैं आता हूं, अपना विचार लाता हूं, हम साथ मिलकर एक ऐसा निर्णय लेंगे जो उम्मीद है कि हर किसी को संतुष्ट करेगा, यानी कि हर किसी को अच्छा लगेगा। सो भागीदारी इसमें ज्यादा होती है, ये सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं होता और सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस उम्मीदवार खड़ा कर दो, बल्कि विचारशील लोकतंत्र लोगों को सक्रिय रूप से एक्टिव करता है। चर्चा में शामिल हो, अपना दृष्टिकोण बताओ और किस तरीके से लोग आमंत्रित किए जाते हैं। सो इसे एक बड़ी समावेशी बातचीत के रूप में भी आप जान सकते हो कि सभी को समावेश, यानी कि सभी को मिलाकर चलना, समाज में सभी को बोलने का मौका मिले, सबकी आवाजों को सुना जाए, तो इसके कई फायदे नुकसान भी हैं। सो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। फीडबैक अपना जरूर देना भाई कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो को आप शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।